प्यारे बच्चों, आप सब कक्षा 11वीं और 12वीं में हिंदी विषय लेते हैं और हिंदी विषय को सामान्यतः आसान समझा जाता है और यदि ध्यान से पढ़ा जाए तो आसान है भी। ठीक है, आज जो हमने टॉपिक लिया है इसमें वो यह टॉपिक है कि क्या बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी में 100 में से 100 अंक मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने 100 में से 100 अंक हासिल किया है। ठीक है, इसमें विद्यार्थियों का प्रयास निस्संदेह अथक रहा है, सराहनीय रहा है। तो कैसे उन्होंने 100 अंक प्राप्त किए और क्यों ना आप भी 100 अंक प्राप्त करें, अधिकतम अंक प्राप्त करें और आपके माता पिता प्रसन्न हों और आपको भी वास्तविक खुशी मिल सके। तो आज इसी पर हम इस पे बात करेंगे। तो द सक्सेस उदय चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जो भी मेरा शैक्षणिक अनुभव है वो सब आप लोगों के लिए है और यही उद्देश्य है इस चैनल का कि आप लोगों को उत्कृष्ट सामग्री उपलब्ध कराया जाए और सही मार्गदर्शन आपका किया जाए। इसके साथ ही साथ जो कक्षा 11वीं और 12वीं में जो पाठ हैं आपके, उनके जो प्रमुख बिंदु हैं, जो आपके जीवन मूल्य से संबंधित हैं और साथ ही साथ किस तरह से परीक्षा में आते हैं, उन सभी के वीडियो बनाए जाएं और आप लोगों को प्रदान किए जाएं ताकि आप लोग उससे लाभान्वित हो सकें। तीसरा जो उद्देश्य है हमारा वो ये है कि आप लोग कैसे खुश रहते हुए ऐसी कठिन परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी अपना अध्ययन जारी रखें, साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ करके आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है, क्या हिंदी विषय में 100 में से 100 अंक आ सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं अबुल कलाम जी, वो कहते थे स्वप्न बड़ा देखना चाहिए और अगर आप स्वप्न बड़ा देखेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रकृति है, जो ईश्वर है, वो भी जो है आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। तो हिंदी में 100 में 100 अंक आ सकते हैं, इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प होने की ज़रूरत है सबसे पहले, और आपको अपने अंदर विश्वास लाना है। ठीक है, मैं अभी आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा बच्चों की आगे कि किन किन बच्चों के हमारे जो है 100 अंक आए हैं। ठीक है, अब देखिए आप हिंदी के बारे में गलत धारणाएं क्या हैं। जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या सोचते हैं कि कैसे हिंदी पढ़ते हैं वो लोग। जब अक्सर स्कूल या विद्यालय में होते हैं बच्चे तो बोलते हैं तुम भी यार हिंदी में क्या रखा है, हैं? हिंदी में बस ये क्या है, इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मैं पास हो जाऊंगा, ऐसे ही अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसे ही हम लाएंगे अच्छे अंक। ठीक है, क्या ऐसा होता है क्या? शायद नहीं होता मेरे ख्याल से। तो कुछ लोग कहेंगे अरे मैं तो कर ही लूँगा, तुम क्यों परेशान हो, हैं? और आपको भी अगर ऐसा लगता है कि हाँ तो मैं तो कर ही लूँगा, तो यदि ऐसा होता तो सभी के अच्छे नंबर आते। कुछ बच्चे बोलेंगे कहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री, कहाँ मैथ्स और कहाँ हिंदी। हिंदी भी कोई पढ़ने की चीज़ है इस तरह से। ठीक है, तुम भी यार हिंदी में क्या रखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन बच्चों ये गलत धारणाएं हैं, ऐसी धारणाएं नहीं रखनी है। आपके जीवन में जो प्रत्येक विषय है उसका मूल्य है, उसका महत्व है। आपकी कक्षा में आपके माता पिता के लिए और आपके लिए प्रत्येक विषय का एक महत्व है जिसको आपको साबित करना है। देखिए, ये जो है ऐसा मानना कि क्या हम नंबर के लिए पढ़ते हैं, हम तो अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाँ, जब नंबर हमारा लक्ष्य होता है तो निश्चित रूप से हम गहन अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, पाठ को समझने की कोशिश करते हैं और हम एक योजना बनाते हैं। जब हम एक योजना बनाते हैं तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग देखिए क्या कहते हैं,
अब आप देख लीजिए कि मेरा परिणाम किस पर निर्भर है। कुछ लोग कहते हैं मैं आराम करूँगा क्योंकि मैं 2-3 दिन पढ़कर भी हिंदी में 100 अंक प्राप्त कर सकता हूँ। ऐसे आपको बच्चे बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसा जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। अरे भाई, अगर ऐसा होता तो हिंदी में सभी के 100 में से 100 अंक नहीं आते। ज़रा सोचिए आप लोग, क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। और जब रिपोर्ट कार्ड आता है तो हिंदी में कितने अंक आते हैं वो देख लीजिए, ठीक। तो अब हमें करना क्या है इस बात पे, ठीक है। ये आप निश्चित समझ लीजिए कि हाँ, ये संभव है कि 100 में 100 अंक आ सकते हैं आपके। कहते हैं ना, इम्पॉसिबल वर्ड में ही छिपा हुआ है क्या, आई एम पॉसिबल। ये हमारे बच्चे देखिए, ये मीनाक्षी है छात्रा और ये है सात्विक। इन दोनों बच्चों के सन 2019 में हिंदी कोर विषय में 100 में 100 अंक आ चुके हैं। ये हो चुका है। और बच्चों, आपको स्वप्न देखना चाहिए। मैंने भी एक स्वप्न देखा था। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि कब मेरे बच्चों के 100 में 100 अंक नंबर आएंगे। 90 से ऊपर तो बहुत बच्चों के नंबर आते थे, 99 तक नंबर आए बच्चों के। इसके पहले नवदीप लड़का था, अभी MBBS कर रहा है वो। एक बच्चे के 98 आए, वो भी MBBS कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने भी एक स्वप्न देखा था कि मेरे बच्चों के 100 अंक आने चाहिए। और जब मेरे बच्चों के 100 अंक आए हैं तब मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की कि जब इन बच्चों के आ सकते हैं ऐसी जगह पे जो उन्नाव जगह है, तो ऐसी दूर दराज में जहाँ सब सुविधाएं हैं बच्चों के पास, वहाँ भी जो महानगर है वहाँ के बच्चे भी पढ़ कर के ला सकते हैं। साथ ही साथ जो दूर दराज गांव में है और जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है, इस वीडियो के माध्यम से देखिए और इसके बाद आप अपनी तैयारी करिए। तो तैयारी आपको जो करना है उसमें सबसे पहले तो आपको कॉपी में लक्ष्य लिख लेना है कि मुझे हिंदी में 100 अंक लाने ही लाने हैं, ठीक है। जब आप लिख लेंगे तो निश्चित रूप से आप मेहनत करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अपने परिवार में, आप अपने दोस्तों में और अध्यात्म के क्षेत्र में, ठीक है, आप जिसको भी संकल्प लेकर के ये मान लें कि मुझे 100 अंक लाने हैं, ठीक है। यानी दृढ़ संकल्प आपको होना है, क्योंकि मेहनत बेटा आपको ही करनी है। मेहनत, गुरु सिर्फ मार्ग आपको दिखा सकता है, माता पिता आपको सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है 100 अंक प्राप्त करने के लिए, जो अन्य बच्चों ने किया और जो बच्चों को कराया जाता रहा है, जो हम कराते हैं, उनको समझाते हैं, सिखाते हैं, ठीक है। तो प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 घंटे ज़रूर हिंदी को पढ़ें, ठीक है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि आप भी समझते होंगे, बहुत से बच्चे साल भर पढ़ जाते हैं, उनको किताब का नाम पता नहीं होता है, ठीक है, कि और कितने पाठ हैं ये भी नहीं पता होता है। तो आपको एक सही ढंग से पढ़ना है। हिंदी भी एक मुख्य विषय है आपका, तो प्रतिदिन कम से कम 1 से 2 घंटे पढ़ें। स्वयं का वास्तविक आकलन करें कि आपको भाषा के क्षेत्र में, हिंदी के क्षेत्र में कितनी जानकारी है, कितनी नहीं है। साथ ही साथ सही पाठ्य पुस्तक से पढ़ें, ठीक है ना, गाइड से, या कोई स्टेट लेवल की जो पुस्तक है ऐसी हो जिसमें मिस प्रिंटिंग हो, सही प्रिंटिंग ना हो, तो उस पुस्तक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो NCERT की पुस्तक है, जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है, उसी से पढ़िए। और जो आपके योग्य शिक्षक हैं और जो मार्गदर्शन दे रहे हैं उसी के अनुसार शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि गाइड से अगर आप पढ़ेंगे तो कभी आपके 100 मार्क्स नहीं आ सकते हैं, अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक पाठ को समझ करके पढ़ना है। और इसके साथ ही साथ भाषा लेखन में जो है सुलेख पर भी ध्यान देना चाहिए। और सुलेख पर अगर आप ध्यान दे लेंगे तो आपके नंबर ऐसे ही बढ़िया आ जाते हैं, क्योंकि भाषा में जो प्रस्तुति होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप देखिए बेटा कि स्वयं को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। स्वयं को बेवकूफ़ नहीं बनाना है का मतलब क्या है भाई, मान लीजिए वही ओवर कॉन्फिडेंस कि मुझे कितना ज्ञान है और कितनी मेहनत करनी है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको। जैसे आपको मान लीजिए शिल्प सौंदर्य आता है कि नहीं आता है। यदि शिल्प सौंदर्य नहीं आता है तो आपको उस पर मेहनत करनी है। अगर आप पत्र लेखन के प्रारूप को सही नहीं जानते हैं तो आपको उस पर मेहनत करनी है। अगर 11वीं 12वीं में जनसंचार संबंधी प्रश्न हैं, अगर आप उसकी जानकारी नहीं है तो आपको उसकी मेहनत करनी है, ठीक है। जो पाठ आपको कठिन लग रहा है उसको उस पर मेहनत करनी है, उसको समझना है, उसकी नोट्स बनानी है, शिक्षक से सहायता लेनी है। नहीं, ये हम वीडियो बना के डाल रहे हैं, आप इसमें से जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और इसमें देखिए पूरे वीडियो एक एक करके हम दे रहे हैं। जो पाठ के बीच में से
जो मुख्य बिंदु हैं, आपके मुख्य पैराग्राफ हैं, उसमें को भी हम दे रहे हैं। और जिसमें से प्रश्न आते हैं जिसको समझने में आपको दिक्कत होती है, वो सभी बड़े आसानी से आप समझ सकेंगे। तो पूरी तरह से आपके पास सुविधाएं हैं, आपको इसको लाभ उठाना है। लेकिन आपको खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, आपको अपनी कमियों को जानना है और उस पर विचार करना है, उसका सुधार करना है कि मेरा हिंदी में इंटरेस्ट है, और हिंदी में इंटरेस्ट है नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने हिंदी विषय लिया है तब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो आप अपनी जब कमियों को जान लेंगे कि यदि मेरी लेख सही नहीं है तो मैं लेख सुधारूंगा, मेरी अगर स्पेलिंग एरर है, गलतियां हो रही हैं, जो वर्तनीय शुद्धि है तो मैं उसको सुधारूंगा। तो इस तरह जब आप सुधार लेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और अपनी कमियों को जानना, उस पर विचार करना मूर्खता नहीं होती है, बुद्धिमानी होती है। मूर्ख वे होते हैं जो अपनी कमियों को ढकते हैं, दूर नहीं करते हैं। और जिन्हें स्वयं को अपने जीवन में आगे ले जाना होता है, जो स्वस्थ प्रतिद्वंदिता करते हैं, वो निश्चित रूप से ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ सिर्फ ये भी ज़रूरी है क्या कि आप केवल जो है पढ़ते पढ़ते ना रहें, बल्कि नोट्स बनाएं, यानी लिखित अभ्यास करें। देखिए, हर एक प्रश्न जो देता है बोर्ड में, वो कुछ निश्चित उत्तर आपसे देना चाहता है। आपकी जो 11वीं और 12वीं के विशेष रूप से जो प्रश्न होते हैं बोर्ड के, वो ये नहीं आपसे जानना चाहता कि भाई सामान्य प्रश्न होगा कि भारत की राजधानी कहाँ थी, दिल्ली, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, या कवि ने क्या कहा, ये नहीं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है, या सामाजिक दृष्टिकोण से क्या कवि ने सही कहा है। तो इसमें विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं और आपको प्रश्न को समझना है। आगे की वीडियो में मैं इसको बनाऊंगा कि जो प्रश्न आते हैं, प्रश्न को कैसे लिखना चाहिए, कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, वो भी। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि आपको प्रश्न का जो उत्तर है उसको लिख करके अभ्यास करना है। इसके साथ ही साथ प्रमुख बिंदुओं को कंठस्थ करना है। प्रमुख बिंदु कौन से होते हैं? प्रमुख बिंदु होते हैं जैसे पाठ का नाम, लेखक का नाम, कवि का नाम, कविता का नाम, कविता की जो भाषा है वो क्या है, कवि की जो भाषा शैली है वो क्या है, प्रत्येक पाठ का सारांश क्या होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो प्रमुख काव्यांश एवं गद्यांश हैं उसके बारे में जानकारी। देखिए, प्रत्येक पाठ में क्या होता है, कुछ पंक्तियाँ ऐसी होती हैं जिसमें जीवन मूल्य नहीं होता है, जो उस पाठ का संदेश जिसमें निहित होता है। तो उनको आपको समझना है, उनको आपको गुनना है, उसको आपको जीवन से जोड़ना है और उसमें से प्रश्न को समझना है कि अगर प्रश्न आएगा तो क्या आप लिख लेंगे। इसके साथ ही साथ जो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या है उसको भी आपको समझना है, जो आपको बताते हैं, और हम वीडियो में भी बनाएंगे इसको। तो भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, देखिए मेरा अपना मानना ये है कि मैंने ये देखा इतने दिन के अनुभव में कि बच्चों को शिल्प सौंदर्य की जानकारी नहीं होती है। जबकि शिल्प सौंदर्य में बच्चों, अगर आप 12वीं की पुस्तक उठा करके देख लें तो उसमें जो है 3-4 कविताएं ऐसी हैं जिसमें दूसरी भाषा है, नहीं तो शिल्प सौंदर्य बहुत आसान है। अगर भाषा के दृष्टिकोण से देखें, जैसे तुलसीदास जी का है, ब्रज और अवधी भाषा में लिखा है, नहीं ज़्यादातर जो रचनाएं वो खड़ी बोली में है। तो एक देखिए पॉइंट शिल्प सौंदर्य का तो यही हो गया कि खड़ी बोली। ठीक है, तो आपको जब शिल्प सौंदर्य की जानकारी के लिए अलंकार है, रस है, छंद है, समास है, ठीक है, इन चीज़ों को आपको समझना है, बार बार थोड़ा पढ़ लेना है। ये आपको हो सकता है क्लास में ना पढ़ाया जाए, आपको थोड़ा सा पढ़ना है। क्योंकि ये माना जाता है कि आप 9 और 10 में इसको पढ़ करके आए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको परीक्षा के समय ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रश्न संख्या है वो स्पष्ट रूप से लिखें। हम लोग बोर्ड की कॉपीज़ वगैरह चेक करते हैं, देखते हैं, तो बहुत से बच्चे तो प्रश्न ही भूल जाते हैं लिखना। ठीक है, इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों कि प्रश्न नंबर 1 का का, खा, गा, घा लिखा है, तो आप क्या लिखते हैं, बच्चे क्या लिखते हैं, प्रश्न नंबर 1 का 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो वो प्रश्न नंबर 3 है या 1 का उपभाग है, ये समझ में नहीं आता है। इससे भी नंबर पर प्रभाव पड़ता है आपका। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जैसा प्रश्न पत्र में लिखा है उसे ही लिखिए आप। ठीक है, और शब्दों के बीच मार्जिन अर्थात निश्चित अंतराल रखें, और प्रत्येक प्रश्न का जब उत्तर लिखते हैं तो उत्तर के बीच में भी 2 लाइन कम से कम छोड़ दें ताकि वो स्पष्ट रहे। ठीक, इसके अलावा हम बच्चों को बताते हैं कि जब आपको लाइन मिलती है, जब आपको उत्तर पुस्तिकाएँ मिलती हैं, तो उसके बाद आप जो है ना दाहिने साइड भी लाइन खींच लें। एक साइड तो लाइन खींची रहती है, दूसरे साइड भी, लेकिन अब शायद ईश्वर से दोनों साइड में लाइन खींच करके आ रही है तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि लाइन खींच करके नहीं आती है तो आप दोनों साइड में लाइन खींच लीजिए। ठीक है, और
उत्तर स्पष्ट लिखें। उत्तर स्पष्ट लिखने का मतलब ये है कि जितना पूछा गया है आप सिर्फ उतना ही उत्तर लिखिए। जैसे मान लीजिए आपका पहली कविता है कक्षा 12वीं में कि शीतलवाणी में आग का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो शीतलवाणी में आग का तात्पर्य है सरल सहज शब्दावली में विद्रोह और क्रांति की आग। ठीक, बस इतना लिख देंगे तब भी आपको 2 नंबर दे देगा। ठीक है, जग का भार का क्या तात्पर्य है, तो जग का भार का तात्पर्य है पूरे संसार का भार। सीधा सा उत्तर है। अब इसमें अगर आप घुमाते फिराते रहेंगे, बहुत ज़्यादा लिख डालेंगे, 8-10 लाइन लिख डालेंगे, तब भी आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। और अगर आप 2 लाइन में आप लिख देंगे उत्तर सटीक बिल्कुल, तब भी। इसलिए अनावश्यक उत्तर को बढ़ाएं नहीं, शब्द संख्या सीमित रखें। ठीक है, और सार्थक एवं सटीक लिखें उत्तर, जैसा मैंने आपको बताया है। और उत्तर को प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से करके क्रम से लिखना है आपको। ऐसा ना हो कि प्रश्न नंबर 10 लिखें, फिर प्रश्न नंबर 3 लिखें, प्रश्न नंबर 3 का 1 यहाँ लिखें, फिर प्रश्न नंबर 8 का वहाँ लिखें। अगर आपको दिक्कत होती है तो ठीक है, आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन अच्छे बच्चे जो होते हैं, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं और जिन्हें वास्तविक रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लक्ष्य प्राप्त करने का पूरा विश्वास होता है, वो मेहनत करते हैं और वो क्रम बिगाड़ते नहीं हैं। और जब आप अच्छे ढंग से उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करेगा तो आपको बहुत अच्छे नंबर देगा वो। ठीक है, फिर इसलिए यथासंभव आप क्रम से उत्तर लिखें और प्रत्येक प्रश्न के बीच में 2 लाइन छोड़ें ताकि सुस्पष्टता बनी रहे। ये मैंने आपको बता दिया। और जनसंचार के प्रश्नों एवं व्याकरण के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझें। व्याकरण का मतलब ये है कि जिससे उपसर्ग और प्रत्यय भी आ जाता है, समास भी आ जाता है कक्षा 12वीं में। ठीक है ना, जो गद्यांश है, गद्यांश में जो पहला प्रश्न है उसमें दिया रहता है कि गद्यांश में से दे देगा कि इस प्रश्न का, इस शब्द का समास बताइए, तो वो समास भी आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा व्याकरण भी पढ़ लीजिए जो उससे संबंधित है। अब आप जो है देखिए, आपको प्रेरणा ग्रहण करना है। क्या आपको समझना है? देखिए, आप एक बार 12वीं में पढ़ रहे हैं, ठीक, तो दोबारा तो पढ़ना नहीं चाहेंगे, और जब पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे ढंग से पढ़ें। तो ये बहाना नहीं बनाना है कि आज नहीं मैं कल से पढ़ूंगा, कल नहीं मैं परसों से पढ़ूंगा, परसों नहीं मैं तरसों से पढ़ूंगा। आप प्रतिदिन पढ़िए। जिस दिन आपका हॉलीडे है, जिस दिन आप घूमना फिरना चाहते हैं, जिस दिन आप जो है मनोरंजन करना चाहते हैं, उस दिन आप करिए। लेकिन जब आप जो हिंदी विषय है उसको भी अपनी दिनचर्या में शामिल करिए, अपने टाइम टेबल में उसको शामिल करिए। और यदि समय निकल गया तो समय चूकी पुनिका पछताने और का वर्षा जब कृषि सुखाने। अगर बरसात तब होती है जब खेती सूख गई है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जब समय निकल जाएगा तब आप मेहनत करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। जो जगता है वह उगता है, यानी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। जो जगता है का मतलब ये है कि जिसे पता है कि मुझे आज क्या पढ़ना है, जिसे ये पता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन कैसे लाना है, जिसे ये पता है कि मैं अब तक जीवन में इस तरह से जिया हूँ तो मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया है, अच्छा हुआ या बुरा जो भी हुआ है। ठीक है, तो मुझे अगर और अच्छा बनना है तो निश्चित रूप से मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो मानसिक रूप से भी जागरण होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ शारीरिक रूप से जागरण होने से संभव नहीं है कि आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और एक चीज़ आप बच्चों समझ लीजिए कि जो पहले परेशानी बर्दाश्त करता है वही बाद में शिखर को स्पर्श करता है। ठीक, जीत उसी का वर्ण करती है जो आलस्य नहीं करता है। कहा भी गया है क्या कि आलस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलस्य करने वाले को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर आप सोचें कि नहीं मैं शाम को बाद में पढ़ लूँगा, रात में पढ़ लूँगा, रात में नींद आ गई तो मैं सुबह पढ़ लूँगा, फिर सुबह सोते रहे कल पढ़ लूँगा, अगर इस तरह से करते रहेंगे तो आप विद्यार्जन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अविदस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है उसको धनार्जन नहीं हो सकता है, उसको धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और जिसको धन के पास नहीं है, जिसके पास धन नहीं है उसको मित्र नहीं मिल सकते हैं, और जिसके पास मित्र नहीं है उसको सुख इस संसार में कहाँ मिल सकता है। और इसके साथ ही साथ देखिए कि परिश्रमेण ही सिद्धंति कार्याण्य मनोरथई, यानी मन में सिर्फ सोच लेने से कार्य में सफलता नहीं मिलती है, बल्कि वास्तविक रूप से परिश्रम करने से सफलता मिलती है। तो बच्चों, आप खुद बहुमूल्य हैं और आप किसी से कम नहीं हैं।
मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप बड़ा स्वप्न देखिए, स्वप्न निर्धारित कीजिए और ये जो बिंदु बताए गए हैं, इस बिंदु के आधार पर पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरे सच्चे मन से, लगन से यदि आप जुट जाएंगे तो इस संसार की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको 100 नंबर लाने से रोक सके। और इसके साथ ही साथ कभी भी आपको अहंकार नहीं करना है, कभी घमंड नहीं करना है। आपको पूरा ज्ञान अपने अंतर मन में समाहित करना है और जब उसकी ज़रूरत हो, जब उसकी परीक्षा हो, उस समय उसको प्रस्तुत करना है। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। निश्चित रूप से आप इसमें सफल हों और पूरे अच्छे नंबर लाएं। इसके बाद पॉइंट वाइज और वीडियोज़ हम बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों की खुशहाली में ही मुझे पूरी खुशी मिलेगी। धन्यवाद।